हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक नया अध्याय स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। और आज हम देखते हैं नया चैप्टर प्रारंभ हो रहा है हमारा। चैप्टर का नाम है सरल रेखा में गति। हमारा जो चैप्टर है उसका क्या नाम है? सरल रेखा में गति। तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे किस प्रकार से। कुल मिलाकर हम गति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं हमारे चारों तरफ जो भी वस्तुएं हैं वे कुछ वस्तुएं गतिमान दिखती हैं हमको, कुछ वस्तुएं जो स्थिर प्रतीत होती हैं। तो यदि हम ब्रह्मांड की बात करें तो यदि ब्रह्मांड की बात करते हैं हम तो ब्रह्मांड की जो सभी वस्तुएं हैं वो कैसी होती हैं? गतिमान होती हैं। हम देखते हैं ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु को तो वह गतिमान है। जैसे कि कोई भी ग्रह ले लो आप, कोई भी उपग्रह ले लो आप, कोई भी तारा ले लो आप, सभी जो है गतिमान है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं गतिमान है। परंतु जब हम किसी एक वस्तु के सापेक्ष किसी दूसरे वस्तु की तुलना करते हैं तो उस समय हमको दो चीजों की अवधारणा होती है। एक होती है कि वस्तु जो है वो स्थिर है, विराम अवस्था में है, या फिर दूसरी जो होती है वह वस्तु गति कर रही है या गति अवस्था में। तो दो चीज का हम निर्धारण करते हैं। तो जब भी हम किसी वस्तु की स्थिति के सापेक्ष किसी दूसरी वस्तु की तुलना करते हैं तो वहां पर हम दो चीजें प्राप्त करते हैं, एक स्थिर अवस्था और दूसरी जो होती है वह गति अवस्था। तो इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो स्थिर अवस्था क्या होती है? जैसे देखिए यहाँ पर जी ये पेन है और मैं, ठीक है ना। मैं एक वस्तु हो गया और एक पेन एक वस्तु हो गई। दो वस्तु है यहाँ पर देखिए। तो मेरे सापेक्ष यदि मैं इस पेन की तुलना करूंगा तो मैं कहूंगा कि ये पेन कैसा है? स्थिर है। वैसा पेन कैसा है? स्थिर है। मतलब इसकी स्थिति नहीं बदल रही है ना। पेन की स्थिति मेरे सापेक्ष नहीं बदल रही है तो मैं कहूंगा कि पेन जो है स्थिर है, ठीक है ना। इसी प्रकार यदि इस पेन को मैं मोशन कराता हूँ, ठीक है। इस पेन को मैं यदि यहाँ से यहाँ इसकी स्थिति को बदलूंगा, इस पेन की स्थिति को मैं लगातार बदल रहा हूँ तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो पेन है यह मेरे सापेक्ष क्या हो रहा है? स्थिति में परिवर्तन कर रहा है। इसका मतलब क्या है? पेन जो है वो गति अवस्था में है। इस प्रकार से हम किसी भी वस्तु के सापेक्ष किसी दूसरे वस्तु की स्थिति के आधार पर हम क्या करते हैं? उसकी स्थिर अवस्था और गति अवस्था का निर्धारण करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप ध्यान रखिए। तो हम इसमें तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। वास्तव में हमें देखते हैं, हम हमारे आसपास पृथ्वी है ना। पृथ्वी बहुत बड़ा आकार है पृथ्वी का। तो हमारे आसपास कोई भी चीज दिखाई देती है हमको, वो यदि बदल नहीं रही है अपनी स्थिति तो वो हमको स्थिर दिखाई देती है। परंतु यदि हम पूरे ब्रह्मांड की तुलना में उसको लें तो वो पृथ्वी के साथ साथ वो वस्तु भी घूम रही है ना। हम भी पृथ्वी के साथ साथ घूम रहे हैं तो हम एक तरह से गतिमान है। परंतु हम यदि पृथ्वी पर ही स्थित दो वस्तुओं के बीच में तुलना करते हैं जो कि हमारे यहाँ पृथ्वी पर ही है, पृथ्वी के धरातल पर है, तो यहाँ पर हम उसकी स्थिति देखते हैं कि वह स्थिति बदल रही है या नहीं बदल रही है। यदि स्थिति बदल रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्थिर अवस्था, गति अवस्था। और यदि स्थिति नहीं बदल रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्थिर अवस्था में बोलेंगे। चलिए इनको देख लेते हैं परिभाषा यहाँ पर। स्थिर अवस्था जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष, समय तो हमेशा किसी भी चीज के साथ में काउंट किया ही जाता है, ठीक है ना। समय तो अनवरत है, वो चलते ही रहता है, ठीक है। तो उसको तो हम लेते ही हैं। तो यदि एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष में अपनी स्थिति को नहीं बदलती है तब उसे क्या बोलते हैं हम? स्थिर अवस्था या उसकी विराम अवस्था कहते हैं। स्थिर अवस्था को ही दूसरे शब्दों में हम क्या बोलते हैं? विराम अवस्था बोलते हैं। दूसरा है गति अवस्था। गति अवस्था क्या होती है? जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदलते रहती है ना। अपनी स्थिति को क्या कर रही है? चेंज करते रही है, बदल रही है, लगातार उसमें परिवर्तन हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम? वह वस्तु की कौन सी अवस्था है? गति अवस्था है। इसके बाद में आप देखते हैं हमने दो प्रकार की अवस्था पढ़ ली है। अब जिस चीज के सापेक्ष हम वस्तु की स्थिति को बता रहे हैं, उसकी गति को बता रहे हैं, तो उस चीज को, उस पूरे तंत्र को क्या बोला जाता है? निर्देश फ्रेम कहा जाता है ना। जिसके सापेक्ष हम उसकी तुलना करते हैं उसको क्या कहते हैं हम? निर्देश फ्रेम कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से निर्देश फ्रेम होता है जिसके सापेक्ष हम किसी भी वस्तु की तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, उसकी गति का अध्ययन करते हैं, ठीक है। किस प्रकार वह अपनी स्थिति को बदल रही है। इस प्रकार से हम एक निर्देश फ्रेम लेते हैं। यहां समझते हैं हम निर्देश फ्रेम। जैसे कोई वस्तु है ना। कोई वस्तु, उसकी स्थिति को हम इस पॉइंट के सापेक्ष बताएंगे। मान लो यहाँ पे कोई वस्तु गति कर रही है, इस प्रकार से गति कर रही है, तो उसका हमने ग्राफ बनाया। तब देखिए यहाँ से इस वस्तु की जो दूरी है ये कुछ और होगी, यहाँ से इस वस्तु की दूरी कुछ और होगी, यहाँ से दूरी कुछ और होगी, यहाँ से दूरी कुछ और होगी।
मतलब अलग अलग जगह पर, ये वाला पॉइंट हमको ए ले लेते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग जगह पर वस्तु की जो स्थिति है वो क्या हो रही है, अलग अलग मिल रही है हमको। तो हम इसको जब किसी भी एक व्यवस्था के अंतर्गत बताते हैं तो यही वाला जो पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, या निर्देश फ्रेम कहलाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं हम, इसके बाद में हम पढ़ेंगे गतियों के प्रकार, है ना, गति कितने प्रकार की होती है तो इसके बारे में देखेंगे हम। तो जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करेगी, है ना, जब भी कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उस गति को हम बोलते हैं वस्तु की एक विमीय गति कहते हैं, उसको हम वस्तु की एक विमीय गति कहते हैं। या इसी का जो दूसरा नाम है वो क्या है, ऋजु रेखी गति है ना, इसी का दूसरा नाम जो है वो क्या है, ऋजु रेखी गति है। तो जब भी कोई वस्तु सीधी रेखा में, है ना, सिर्फ सीधी रेखा में गति करती है तो क्या कहते हैं, उसको हम एक विमीय गति। उदाहरण ले लेते हैं इसके हम, उदाहरण में देख लीजिए आप, एक विमीय गति के उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे। पटरी पर चलती हुई ट्रेन की गति, है ना, पटरी पर जब ट्रेन चलती है तो वह सीधी रेखा में चलती है ना ऐसे, तो उसकी गति क्या हो जाएगी, एक विमीय गति हो जाएगी। यदि आप सड़क में सीधा सीधा जा रहे हैं, सड़क में यदि आप सीधा रेखा में चल रहे हैं तो वो गति भी क्या कहलाएगी, एक विमीय गति कहलाएगी। उसके अलावा यदि मैं इस पेन को यहाँ से छोड़ दूं, है ना, इसको स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ से छोड़ दूंगा मैं, तो एक पेन कहाँ जाएगा, नीचे धरती में जाएगा, है ना, तो इसकी जो गति हुई क्या कहलाएगी, ये भी सरल रेखी गति कहलाएगी, क्योंकि ये सीधी रेखा में चलेगा, सीधा सीधा कहाँ जाएगा, धरती पे जाएगा। तो किसी भी पिंड को यदि हम मुक्त रूप से छोड़ देते हैं तो उसकी गति भी क्या कहलाती है, सरल रेखी गति या एक विमीय गति होती है ना। तो इसमें केवल एक रेखा होती है, एक दिशा होती है, इसलिए इसको एक विमीय गति कहते हैं। इसके उदाहरण मैंने बता दिया आपको। अगला है हमारी द्विविमीय गति, द्विविमीय गति, है ना, तो नाम से स्पष्ट है, द्वि मतलब दो, विमा मतलब दिशाएं, है ना। तो जब कोई वस्तु किसी तल में गति करती है ना, तल में, समतल में, जब कोई वस्तु किसी तल या समतल में गति करती है तो उसको क्या बोलते हैं, हम द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कैरम, कैरम आपने खेला होगा कभी, है ना, कैरम का खेल जो होता है, तो कैरम में जो गोटिक गति होती है ना, गोटी को जब मारते हैं तो वह एक प्लेन में मतलब समतल में क्या होता है, गति करती हुई जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे, हम द्विविमीय गति बोलेंगे। कैरम की गोटी गति क्या होती है, द्विविमीय गति होती है। इसके अलावा और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि हमने किसी बॉल को फेंका, है ना, बॉल को यदि हमने फेंका या किसी पिंड को हमने जब फेंकते हैं पत्थर वगैरह को, तो पत्थर जो है सीधी रेखा में चलता है ना, बिल्कुल मतलब सीधा सीधा चलता है, ठीक है, तो उसकी जो गति होती है वो भी क्या होती है, द्विविमीय गति होती है। पत्थर की जो गति होती है वास्तव में जब हम फेंकते हैं तो प्रक्षेप गति होती है, प्रक्षेप गति को भी हम द्विविमीय गति में ही रखते हैं। आगे हम प्रक्षेप गति पढ़ेंगे, वहां पर उसका विस्तृत वर्णन करेंगे। इसके अलावा बिलियर्ड बॉल, है ना, बिलियर्ड एक गेम होता है, बिलियर्ड जो है एक गेम होता है, उसमें जो बॉल होती है टेबल टेनिस जैसा होता है, उसमें जब बॉल देखा होगा आपने, बॉल को ऐसा मारते हैं तो बॉल जो है एक प्लेन से होते हुए से मतलब घूमते हुए जाती है प्लेन में, और वो उसके जो छेद होता है वहां पर चले जाती है। तो बिलियर्ड बॉल की जो गति होती है वो क्या कहलाती है, द्विविमीय गति कहलाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे आसपास दैनिक जीवन में द्विविमीय गति के भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम, अगली है हमारी त्रिविमीय गति। त्रिविमीय मतलब नाम से देखिए यहाँ पर, त्रि मतलब होता है तीन, विमा मतलब दिशाएं, है ना, तीन दिशाओं का इसमें मूल रूप से उल्लेख होगा। देखते हैं हम तीन दिशाएं कहां पर आती हैं, हमेशा आकाश में आती है ना। जब भी वस्तु कोई आकाश में गति करती है तो वहां पर कितनी विमाएं जाएंगी, तीन विमाएं आएंगी। तो जब कोई वस्तु आकाश में गति करेगी, है ना, तो उसकी गति क्या कहलाएगी, त्रिविमीय गति कहलाती है। परंतु आकाश में भी उसकी जो गति है वो जिगजैग होना चाहिए, जिगजैग मतलब टेढ़ी मेढ़ी, है ना, तब वह त्रिविमीय गति कहलाएगी। यदि कोई वस्तु आकाश में सीधा सीधा चलती है, पत्थर को हमने फेंका, है ना, पत्थर को फेंकते हैं हम तो वह बिल्कुल सीधी रेखा में चलता है ना, तो उसकी गति तो द्विविमीय हो गई, अभी बताया था हमने। परंतु वही पत्थर जब जिगजैग चलेगा, है ना, टेढ़ा मेढ़ा रास्ते में चलेगा, तो उसकी गति क्या बोलेंगे, हम त्रिविमीय गति कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखिए त्रिविमीय गति के जो एग्जाम्पल है, उदाहरण होते हैं, जैसे कि पक्षी गति, है ना, पक्षी जो है टेढ़े मेढ़े रास्ते में चलता है,
तो पक्षी की गति, पतंग उड़ाते हो आप लोग, पतंग की जो गति होती है वो भी तिरछी मिर्ची मतलब एंडोमेंट टाइप की होती है, ठीक है, तो वो भी हो जाएगी आपकी। इसके अलावा जो कि आकाश में गैस के अणुओं की गति, गैस के जो अणु है जो कि अदृश्य होते हैं, दिखाई नहीं देते हमको, है ना, तो उनकी जो गति होती है वो भी कैसी होती है, जिगजैग होती है। जिगजैग मतलब टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलते हैं, उनकी गति भी कैसी हो जाएगी, त्रिविमी गति होगी। तो इसके उदाहरण हो गए 3-4 और बहुत सारे एग्जाम्पल है। आकाश में जो भी गतियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं सभी क्या कहलाती हैं, त्रिविमी गति कहलाती है। इस प्रकार से हमने अलग अलग गतियों के बारे में पढ़ा। तो इस अध्याय में हम सिर्फ ये वाली गति पढ़ेंगे, फर्स्ट वाली, है ना, एक विमी गति को ही इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। सरल रेखा में गति वही है, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो क्या बोलते हैं, हम एक विमी गति बोलते हैं। बाकी जो गतियां हैं इनको हम आगे वाले अध्याय में पढ़ेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर अगली हेडिंग है हमारी दूरी। दूरी को अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्टेंस। दूरी क्या होती है इसके बारे में हम देखते हैं। जब भी कोई वस्तु अपने स्थान में परिवर्तन करती है तो हम ये कहते हैं कि वस्तु ने क्या किया है, कुछ दूरी तय किया है ना। तो जब भी वस्तु जो है, मान लो यहाँ पे कोई वस्तु है, ये अपना स्थान को बदलेगी और यहाँ पे चले जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे, इस वस्तु ने क्या तय किया है, दूरी तय किया है। तो वस्तु के द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है ना। वस्तु के द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई दूरी कहलाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं जब भी गति होगी तो वस्तु द्वारा दूरी तय की जाएगी। तो इसका सिंपल सा है, क्या है, वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है। तो वस्तु जो है जिस रास्ते से, मतलब जहां से जाती है उस सभी को हम उसमें गणना में लेते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी दूरी कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं यहाँ पर हमने, यदि वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ की और ऐसे जाए, ऐसी गई, ऐसी गई, ऐसी आ गई, यहाँ पे देखिए, ठीक है। इस प्रकार से वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ की, यहाँ से घूमते हुए पूरा यहाँ से चक्कर लगाते हुए ऐसा एक टेढ़ा मेढ़ा मार्ग से उसी स्थान पे आ जाती है। हम क्या बोलेंगे, वस्तु की जो दूरी है इस सब पे क्या करेगी, निर्भर करेगी। इसको सबको हम क्या करेंगे, जोड़ते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी दूरी कहलाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम आगे, हम दूरी है ना, दूरी का मात्रक। दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक, दूरी क्या है, एक प्रकार से दूरी क्या है, लंबाई है ना। दूरी एक प्रकार की लंबाई है, तो लंबाई का जो मात्रक होगा वही क्या होगा, दूरी का होगा। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, हमने पढ़ा था मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, ठीक है। तो दूरी का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र, दूरी का विमीय सूत्र क्या होगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ लंबाई आ रही है ना, यहाँ तो यहाँ द्रव्यमान तो बात नहीं हो रही है, और यहाँ पर ना ही समय की बात हो रही है, मतलब ये स्वतंत्र राशि है, सीधी सी बात है। इसका जो विमीय सूत्र होगा क्या होगा, m0 l t0, है ना। m भी 0 है, t भी 0 है, सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, लंबाई की विमा आएगी l, ठीक है। इस प्रकार से इसकी विमीय सूत्र होता है ओनली l या m0 l0 t0, ठीक है। यह एक अदिश राशि है। दूरी कैसी है, अदिश
राशि है। मतलब दूरी को जब हम मापते हैं तो इसमें हमको दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता, हम दिशा को इसमें काउंट नहीं करते हैं, इसलिए इसकी कोई दिशा नहीं होती, मतलब अदिश है ये। ठीक है, इस प्रकार से देखते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं हम विस्थापन। इसके बाद में देखते हैं क्या, विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन क्या होता है, किसी भी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, है ना, किसी भी वस्तु द्वारा गति में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, हम विस्थापन बोलते हैं। किसी भी वस्तु द्वारा तय किए गए प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं, है ना, वस्तु द्वारा तय प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, या इसी को ऐसा बोल सकते हैं, वस्तु द्वारा तय किए गए प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की जो सबसे कम दूरी, न्यूनतम मतलब सबसे कम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो जो विस्थापन होता है यह वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर नहीं करता, मतलब जहां जहां से वस्तु गई है उस पर यह डिपेंड नहीं करता, है ना। हमको सबसे शॉर्टकट वाला रास्ता ढूंढना है, वही क्या कहलाता है, उसका विस्थापन कहलाता है। जैसे समझते हैं इसको हम यहाँ पे विस्थापन को। देखिए यहाँ पर एक वस्तु जो है यहाँ से चली और यहाँ पे आगे खड़ी हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस वस्तु की जो दूरी होगी क्या होगी, यहाँ से वस्तु गई, यहाँ से हम इसको मापेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी जो हो जाएगी, जो भी निकलेगी, मान लो 10 किलोमीटर आ गई। कितनी आ गई, 10 किलोमीटर ये इसकी दूरी हो गई। अब यदि इसी वस्तु द्वारा जो तय किया गया विस्थापन है उसको देखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन में हम इधर में जाएंगे, ये कहाँ से गई उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उसके मार्ग से हमको सिर्फ इसका सबसे छोटा वाला मार्ग देखना है। सबसे छोटा वाला मार्ग मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये कहलाएगी विस्थापन कहलाएगी। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है क्या कहलाएगी, ये विस्थापन, है ना। तो ये जो दूरी होगी इससे कैसे होगी, कम होगी। इससे कैसी होगी, ये कम होगी, क्योंकि ये न्यूनतम दूरी है ना, इस प्रकार से। अब हो सकता है विस्थापन जो है वो दूरी के बराबर भी हो सकता है। कैसी कंडीशन में बराबर होगा, मान लो कि यहाँ से कोई वस्तु ने चलना प्रारंभ किया और यहाँ पे गई, ठीक है। अब देखिए ए बिंदु है, ये बी बिंदु हो गया। तो यहाँ से वस्तु चली, यहाँ तक गई, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 5 मीटर है। कितनी है, मान लेते हैं हम 5 मीटर है, ठीक है। अब दूरी 5 मीटर, अब वस्तु देखो यहाँ से यहाँ तक गई, तो यहाँ की न्यूनतम दूरी भी क्या है, उतनी ही है ना, क्योंकि दिशा यहाँ पर एक है। तो यहाँ पर दूरी भी वही है और विस्थापन भी वही है, मतलब दोनों बराबर हैं। कब, जब वस्तु एक ही दिशा में रहती है, ठीक है, बिल्कुल सरल रेखा में गति करती है और एक ही दिशा में होती है, तब उसको बोलते हैं कि दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होते हैं। परंतु यही वस्तु जो है टेढ़े मेढ़े मार्ग से चलेगी, ठीक है, टेढ़े मेढ़े मार्ग से जब चलेगी तो इसकी दूरी और विस्थापन में अंतर हो जाता है, दूरी ज्यादा होती है, विस्थापन कम हो जाता है, ठीक है। और यदि वस्तु यहाँ से यहाँ तक गई और फिर यहाँ से वापस जाए, यहाँ पे जाएगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गई और यहाँ से यहाँ तक आ गई, इसका विस्थापन कैसा हो जाएगा, पहले 5, ठीक है, यहाँ पर देखिए दूरी क्या हो जाएगी, 5 5 10 और 3, ठीक है, 3 मीटर, तो 8 हो जाएगी। और विस्थापन कितना होगा इसका, मात्र 3 होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो विस्थापन और दूरी में दोनों में अंतर होता है, इसलिए विस्थापन जो है दूरी के समानांतर एक भौतिक राशि है ना, थोड़ा सा इसमें अंतर होता है। विस्थापन जो है वो सदिश, इसमें दिशा का ज्ञान करते हैं हम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम सदिश राशि बोलते हैं। विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। यहाँ पर हम देख लेते हैं विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मात्रक, विस्थापन का जो मात्रक है ये भी क्या होता है, मीटर ही होता है ना। विस्थापन में एक प्रकार की लंबाई, इसका मात्रक भी मीटर होगा और इसका विमीय सूत्र भी वही होता है। विमीय सूत्र
भी यही होगा, है ना, ML T0 M0 L T0 सिर्फ L, दोनों में लंबाई लंबाई, दोनों का विमीय सूत्र केवल L होगा उसकी विमा, बस, ठीक है, बाकी सब जीरो रहेंगे। इस प्रकार से देखिए, तो ये था विस्थापन और दूरी के बारे में। चलिए अब इसको हम थोड़ा एग्जांपल दैनिक जीवन के एग्जांपल के रूप में देखते हैं। जैसे आप अपने घर से स्कूल गए, ठीक है, आप अपने घर से स्कूल गए, कितनी दूरी तय की आपने, 5 किलोमीटर, आपका स्कूल 5 किलोमीटर दूर है, तो आपने कितनी दूरी तय किया, 5 किलोमीटर, ठीक है ना। विस्थापन कितना हुआ आपका, 5 ही किलोमीटर हुआ, क्योंकि आप अपने घर से कहाँ गए हैं, स्कूल गए ना, तो विस्थापन 5 किलोमीटर भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। कैसे, देखिए हम बता रहे हैं आपको यहाँ पे समझा के। आपका घर यहाँ पर है, ठीक है, और आपका स्कूल यहाँ पर है, तो आप घर से, है ना, ये घर है, ये स्कूल है, घर से स्कूल गए आप, तो कितना किलोमीटर चले आप, यहाँ पे 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए विस्थापन और दूरी कैसे होगा, दोनों आपस में बराबर होगा, विस्थापन और दूरी बराबर है। परंतु यदि आपका घर यहाँ है और आपका स्कूल यहाँ पर है, ठीक है, आपका स्कूल जो है कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ ना होकर यहाँ पर है, और आपकी जो रोड है वो यहाँ से चल रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, यहाँ से ऐसी आई रोड, यहाँ से घूमते हुए ऐसी गई, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आप, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये आपका घर, ये आपका स्कूल, आपने यहाँ 5 किलोमीटर चला, यहाँ पे 5 किलोमीटर चल गया, ठीक है, तो आपका द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई, आपके द्वारा तय की गई दूरी जो है 5 धन 5 बराबर 10 किलोमीटर, ठीक है, कितना किलोमीटर तय किया आपने, 5 धन 5 बराबर 10 किलोमीटर। पर मैं यदि आपसे पूछूं कि आपका विस्थापन कितना होगा, है ना, आपका विस्थापन कितना होगा, यहाँ पे देखिए आप कितना हो जाएगा विस्थापन, न्यूनतम दूरी है ना स्कूल और घर के बीच की, सबसे कम दूरी कौन सी होगी, ये होगी सबसे सीधी वाली, तो ये इसका मान जो है इन दोनों के मान से क्या होगा, अलग होगा नहीं। यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, 5 और 5, देखिए लंब हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, यदि ये 90 में कोण बन रहा है यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय लगा दे यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग कितना, 5 का वर्ग 25, है ना, या ऐसा लिखते हैं इसको, 5 का वर्ग धन फिर 5 का वर्ग, यहाँ पर देखिए आप 5 का वर्ग 25, और यहाँ पर भी 5 का वर्ग 25, कितना हो जाएगा ये 50, ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर 50, तो कर्ण बराबर कितना आ गया आपका, वर्गमूल 50, ठीक है, वर्गमूल 50 जो है ये हो जाएगी आपके घर से आपके स्कूल की लंबवत दूरी, क्या होगी ये, आपके घर से आपके स्कूल की लंबवत दूरी होगी, ठीक है। इस प्रकार से विस्थापन और दूरी कहीं कहीं पर एक से भी हो सकते हैं या फिर कहीं कहीं पर अलग भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी जो पुरानी स्थिति है, पहली वाली स्थिति, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम वाली स्थिति, दोनों किस तरह से वो व्यवस्थित है, किस तरह से वो स्थित है एक दूसरे से, है ना, तो इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए ऐसा समझे हमने, तो विस्थापन शून्य भी हो सकता है, दूरी जो धनात्मक होती है ना, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए आप घर से स्कूल गए, स्कूल से घर आए, है ना, कितना होगा टोटल 20 किलोमीटर, तो आपकी दूरी कितनी हो गई 20, परंतु आप घर से स्कूल गए और स्कूल से घर आ गए, तो आपका विस्थापन कितना होगा, आप तो जहां से गए थे वहीं आ गए ना, तो दोनों बिंदु एक जगह हो गए, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु कहाँ हो गए, एक ही जगह हो गए, तो विस्थापन कितना हो गया, शून्य हो गया, और दूरी कितनी हो गई 20 किलोमीटर, ठीक है। इस प्रकार से हम देखते हैं, जैसे हम यहाँ से गए, यहाँ से गए, ठीक है, वापस आ गए यहीं पे, तो यहीं पे आ गए ना हम वापस, तो दूरी हो गई 0, सॉरी दूरी हो गई 20 और विस्थापन हो गया 0, ठीक है। और विस्थापन जो है ऋणात्मक भी हो सकता है, तो ऋणात्मक का ऐसी कंडीशन में होता है, देखते हैं यहाँ पर हम, जैसे मान लो हम यहाँ से चले, ठीक, ए पॉइंट से हम चले बी तक, ठीक है, तो यहाँ पर देखो +5 किलोमीटर इतना चले हम, कितना चले यहाँ पे धन 5 किलोमीटर, ये वाली दिशा को हम धनात्मक ले रहे हैं,
जब यहाँ से वापस आएंगे और हम यहाँ पे फिर यहाँ से चलते हुए यहाँ तक आ गए, सी तक आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा दिशा उल्टी हो गई, तो इसका लेंगे इसको हम ऋण 5, ठीक है, किलोमीटर। 5 व 2 6 हो जाएगा, ठीक है। 5 व 2 7 किलोमीटर मान लेते हैं, 7 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 7 किलोमीटर माना हमने। यहाँ पर देखिए आप, इधर की जो धनात्मक दिशा में चले तो धन 5 किलोमीटर, ऋणात्मक में चल रहे हैं हम ऋण 7 किलोमीटर, ठीक है ना। ऋणात्मक दिशा में हम 7 किलोमीटर चले, तो इसको हमने क्या लिखा, ऋण 7 किलोमीटर। दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, धन 5 ऋण 7 बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 2 किलोमीटर, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम ऋणात्मक विस्थापन हो जाता है हमारा, ठीक है। यदि हम धनात्मक दूरी से जो विपरीत दिशा में ज्यादा चल लेते हैं तो क्या कहते हैं, हम उसको ऋणात्मक विस्थापन लेते हैं। ऋण का जो चिन्ह होता है, यह क्या बताता है, उल्टी दिशा को बताता है ना, विपरीत दिशा को बताता है। इस प्रकार से विस्थापन जो है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, परंतु जो दूरी है, दूरी जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, धनात्मक ही होती है, ठीक है ना। ऐसा आपने कभी सुना है कि मैंने 0 किलोमीटर की दूरी तय किया, सुना है आपने, नहीं सुना। या मैंने ऋण 5 किलोमीटर की दूरी तय की, ऐसा सुना है आपने, किसी को बोलते सुना है, या आपने कभी बोला, नहीं बोला, ठीक है। जब भी हम बोलते हैं तो हम कुछ ना कुछ संख्या के साथ में ही बोलते हैं, मैंने इतनी दूरी तय किया, या फिर कहीं चलते ही नहीं हम तो हम बोलते हैं हमने दूरी तय नहीं किया, ठीक है, सामान्य रूप में। तो इस प्रकार से देखते हैं, या फिर कभी कभी शून्य दूरी भी बोल देते हैं, पर वो उतना सार्थक नहीं है, ठीक है, उतना उसका महत्व नहीं है। तो सिंपल है, ये हमने पढ़ा आज इस प्रकार से दूरी और विस्थापन में। तो इसके बीच में जो अंतर होता है ये आपके लिए वर्क है ना, ये आप इसको वर्क है, आप इसको जरूर अंतर को लिखिए, है ना, अंतर बना के लिखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है परीक्षा की दृष्टि से। एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है, आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ लेते हैं हम दूरी और दूसरी तरफ लेते हैं हम क्या, विस्थापन। तो दूरी जो है ना, वस्तु द्वारा तय की गए रास्ते की लंबाई क्या बोलते हैं, हम दूरी कहते हैं, ठीक है। विस्थापन किसको बोलते हैं, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक है। दूसरा अंतर क्या हो जाएगा, दूरी अदिश राशि है ना, विस्थापन सदिश राशि है। तीसरा अंतर क्या हो जाएगा, दूरी जो है वस्तु द्वारा चले गए मार्ग पर निर्भर करती है, कहां कहां से वस्तु चली गई है वहां पर निर्भर करती है ना। और जो विस्थापन है वस्तु द्वारा चले गए मार्ग पर निर्भर नहीं करती, वो सीधे सीधे लंबवत वाला होता है। तो दूरी है ना। इसके बाद में देखते हैं हम, जो दूरी है वह सदैव धनात्मक या कभी कभी शून्य भी कह देते हैं हम, पर उसको धनात्मक लीजिए, है ना, शून्य भी जो है धनात्मक में आता है। तो दूरी जो है वो सदैव धनात्मक होती है, ठीक है। और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से हम 4-5 अंतर दोनों में लिख लेते हैं, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप लोग इसको नोट करिएगा, मैंने समझा दिया। ओके, धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को सभी विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाएं, यही मैं आपसे निवेदन करता हूं। नमस्कार।